Assalamualaikum students. Today is 4th June and time is 3:30 and we are going to discuss about incumbency control with stamping method. So कि previous lecture में हमने जो previous 2 lectures हैं उसमें हमने discuss किया था कि transaction क्या होती है और जब concurrent transactions execute हो रही होती हैं multi user database system के ऊपर तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। तो फिर हमने देखा कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। हमने कहा कि हम उसके ऊपर लॉक्स इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो लॉक मैनेजर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होता है, इट इज़ लॉक मैनेजर। तो लॉक मैनेजर जो है वो लॉक्स को इन्फोर्स करता है। तो हमने देखा था कि डेटाबेस लेवल लॉक, टेबल लेवल लॉक, फील्ड लेवल लॉक, रो लेवल लॉक्स होते हैं। लेकिन फिर जब हमने कहा कि अगर हम लॉग्स के थ्रू डेटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करेंगे कि मल्टीपल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेम टाइम पे सेम डेटा को एक्सेस ना कर सकें, हम उस वजह से लॉक लगा रहे थे। तो उसकी वजह से हमने देखा कि प्रॉब्लम आता है डेडलॉक का। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हमें एक और प्रॉब्लम नया फेस करना पड़ा, डेडलॉक। तो फिर हमने कहा कि डेडलॉक प्रिवेंशन कर लेंगे या डेडलॉक डिटेक्शन कर लेंगे या डेडलॉक अवॉइडेंस कर लेंगे। ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रेटजीज में होता ये है कि किसी एक ट्रांजैक्शन को डेडलॉक अगर रिमूव करना है, डेडलॉक आ जाता है सिस्टम में, तो सिस्टम में डेडलॉक डिटेक्ट हो जाता है और हम इसको रिकवर करना चाहते हैं। तो हमें कोई एक विक्टिम ट्रांजैक्शन ढूंढनी पड़ती है जिसको हम बेसिकली अबॉर्ट करते हैं, जिसको हम रोल बैक करते हैं और उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, उसकी उसकी जो अगर तो एक ट्रांजैक्शन 1 घंटे से काम कर रही है और उसका 5 मिनट का काम रह गया, और एक ट्रांजैक्शन अभी अभी आई है और उसका 2 मिनट का काम है, उन दोनों की वजह से डेडलॉक आ जाता है। तो हमें क्या वो वाली ट्रांजैक्शन को रीस्टार्ट करना चाहिए जो कि 1 घंटे से पहले ही प्रोसेसिंग कर रही है, उसको 5 मिनट का काम रह गया, या फिर उस ट्रांजैक्शन को जो कि न्यू यंगर है अभी। तो ऑब्वियसली हमें यंगर ट्रांजैक्शन को विक्टिम चूज करना चाहिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ना कि जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन ओल्डर है और कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो न्यूअर है, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइम स्टैंपिंग की अप्रोच यूज करते हैं। टाइम स्टैंपिंग इज एन अप्रोच जो कि हमें बताती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो ओल्डर है और कौन सी यंगर है, ठीक है। बिकॉज इन दोनों की बेस पे हमने डिसाइड करना है कि किस ट्रांजैक्शन को हम विक्टिम चूज करके उसको किल करना है, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन किल होगी ऑब्वियसली वो रोल बैक भी होगी और वो रीस्टार्ट भी होगी। तो टाइम स्टैंपिंग जो है, टाइम स्टैंपिंग की टेक्निक जो है वो इसकी बेसिकली 2 उसकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिकनेस और सेकंड प्रॉपर्टी है मोनोटोनिसिटी। तो यूनिकनेस का मतलब ये है कि जो भी हम हर ट्रांजैक्शन जब भी स्टार्ट होगी उसको हम एक टाइम स्टैम्प एलोकेट करेंगे, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, उसको हम टाइम स्टैम्प कह रहे हैं। तो वो एक इंटीजर वैल्यू फॉर एग्जांपल 7-8 डिजिट नंबर है, तो उसको हम जो है ना वो एक आईडी बेसिकली कह रहे हैं। तो उसको यूनिक होगा वो आईडी, तो उसको हम यूनिकनेस कह रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो यूनिकनेस होगी। हर ट्रांजैक्शन को जब भी वो स्टार्ट होगी उसको एक यूनिक आईडी असाइन होगा जिसको हम टाइम स्टैम्प कह रहे हैं। तो यूनिक आईडी असाइन हो रहा है तो इसमें ये जो यूनिकनेस है उसकी, ये इसकी प्रॉपर्टी है नंबर 1। मोनोटोनिसिटी का मतलब ये है, जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है टाइम स्टैंपिंग की, वो ये है कि जब भी नई ट्रांजैक्शन आएगी तो जो प्रीवियस हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो टाइम स्टैम्प होगा, उससे बड़ी वैल्यू हम असाइन करेंगे। मीन्स अगर हम एग्जांपल लें इसकी, तो एग्जांपल कुछ हम इस तरह से ले सकते हैं इसकी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रांजेक्शन T1 आई है, ठीक है, और एक हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है वो T2 है। तो ट्रांजेक्शन T1 जो है इसको हम एक टाइम स्टैम्प एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका नंबर है 35147 ओके। तो ये एक इसको टाइम स्टैम्प एलोकेट किया गया। अब अगर ट्रांजेक्शन T2 आई है और ट्रांजेक्शन T1 बाद में आई है, ट्रांजेक्शन T2 जो है वो फॉर एग्जाम्पल बाद में आई है इसके ट्रांजेक्शन T1 के, तो इसको जो टाइम स्टैम्प मिलेगा, जो बाद में आने वाली ट्रांजैक्शन होगी, इसको टाइम स्टैम्प जो है वो बड़ा मिलेगा। इसकी जो वैल्यू होगी
वो लार्जर होगी प्रीवियस वैल्यू से। ओके, मींस ये वाली वैल्यू जो है वो प्रीवियस टाइम स्टैम्प से ग्रेटर होगी, इसको कहते हैं मोनोटोनिसिटी। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगी, फॉर एग्जांपल T3 आती है उसके बाद, तो इसको जो टाइम स्टैम्प मिलेगा, उसकी जो टाइम स्टैम्प की वैल्यू होगी वो प्रीवियस से भी बड़ी होगी, वो टाइम स्टैम्प होगी 7 ओके। तो इस तरह से ये इसको कहते हैं मोनोटोनिसिटी। ये जो वैल्यू है इससे भी बड़ी होगी। इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है, एक तो ये चीज़ है कि ये जो नंबर्स हैं, ये टाइम स्टैम्प्स हैं, ये यूनिक हैं, ये तो एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी ये प्रॉपर्टी है मोनोटोनिसिटी की। मोनोटोनिसिटी ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर, अगर ये वाला नंबर इससे लेसर है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजेक्शन T1 जो है ये ओल्डर ट्रांजेक्शन है, इससे ये आइडिया हो रहा है। ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन T3 है ये यंगर ट्रांजेक्शन है। इससे इससे हमें बेसिकली हमें यही चीज़ चाहिए थी कि हम देखना चाहते थे कि अगर दो इन इन तीन ट्रांजेक्शन की वजह से डेडलॉक आता है, T2 T1 का वेट कर रहा है, T1 T3 का वेट कर रहा है, ठीक है, और T3 जो है वो T2 का वेट कर रहा है, एक सर्कल बन रहा है, तो देयर इज अ डेडलॉक। तो हमने इन तीनों में से किसी एक को किल करना है। तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन को किल करेंगे? तो जो ट्रांजेक्शन सबसे यंगर होगी उसको हम किल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कम से कम, हो सकता है इसी 1 घंटे से काम कर रहा हो ये वाली ट्रांजेक्शन, और उसके 5 मिनट का काम जो है वो सिर्फ रह गया हो 5 मिनट्स का, और ये जो है वो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि ये 30 मिनट से ये ट्रांजेक्शन चल रही हो, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन हो सकता है अभी भी आई हो 2 मिनट्स में। तो ये ट्रांजेक्शन को, इस ट्रांजेक्शन को किल करना और फिर इसको रोल बैक करके चलाना, वो एक्सपेंसिव टास्क है एज कम्पेयर टू अगर हम T3 जो ट्रांजेक्शन है इसको हम किल करते हैं और इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव टाइम स्टैम्पिंग का। ठीक है, तो आई होप कि आपको टाइम स्टैम्पिंग की समझ आ गई कि टाइम स्टैम्पिंग जो है क्यों कर रहे हैं। तो दो दो हमारे पास जो है वो स्कीम्स हैं जिसकी बेस पे हम किसी ट्रांजेक्शन को किल करेंगे, या वो हो सकता है उसका वेट करें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है वेट एंड डाई, और जो सेकंड हमारे पास जो स्कीम है वो है वॉन्ड एंड वेट। ये टू स्कीम्स हैं जो कि हम टाइम स्टैम्पिंग में यूज़ करते हैं। किस तरह से? वेट एंड डाई का क्या मतलब है और वॉन्ड एंड वेट का क्या मतलब है? वेट एंड डाई का मतलब ये है कि अगर दो ट्रांजेक्शन्स के दरमियान डेडलॉक आ गया, ठीक है, इफ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टिंग द लॉक इज ओल्डर देन टू ट्रांजेक्शंस, दो ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है, ये अब लॉकिंग की बात हो रही है। दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन ने लॉक किया हुआ है और एक ट्रांजेक्शन जो है वो लॉक करना चाहती है, दूसरी ट्रांजेक्शन लॉक करना चाहती है। तो इफ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टिंग द लॉक इज ओल्डर देन टू ट्रांजेक्शंस, दो ट्रांजेक्शंस हैं, जो यंगर ट्रांजेक्शन है उसने लॉक किया हुआ है और जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है वो लॉक की रिक्वेस्ट सेंड कर रही है, ठीक है, वो लॉक करना चाहती है। तो इस केस में करेगा क्या? इस केस में वेट एंड डाई स्कीम जो है वो ये करेगी कि जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है जो लॉक की रिक्वेस्ट कर रही है वो उसको वेट करना पड़ेगा। इट विल वेट अंटिल अदर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड एंड लॉक्स आर रिलीज्ड। ओके, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन का वेट करेगी कि वो कंप्लीट कर ले, और फिर जब वो लॉक रिलीज करेगी तब वो उसको यूज करेगी। तो ये है वेट की स्कीम। अब अगर इफ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टिंग द लॉक इज यंगर ऑफ द टू ट्रांजेक्शन, अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन ने लॉक किया हुआ है और यंगर ट्रांजेक्शन जो है वो लॉक डिमांड कर रही है, ठीक है, सो उस केस में ये होगा कि जो यंगर ट्रांजेक्शन जो लॉक की डिमांड कर रही है वो डाई हो जाएगी, मींस वो उसको हम रोल बैक करेंगे और वो रीस्टार्ट होगी, रीस्केड्यूल होगी डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, लेकिन उसका टाइम स्टैम्प सेम रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हम जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि लॉक जो है वो एट टाइम एक ही ट्रांजेक्शन जो है वो यूज़ कर रही है, ठीक है, और इसमें जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है वो वेट कर रही है और यंगर ट्रांजेक्शन अगर उसने लॉक किया हुआ है तो, लेकिन अगर यंगर जो है वो लॉक की रिक्वेस्ट करती है, ओल्डर ने लॉक किया हुआ है, तो यंगर जो है वो डाई हो जाएगी। तो ये वेट एंड डाई की स्कीम है। ठीक है, तो इस स्कीम से हम जो है वो बेसिकली ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर रहे होते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 जो स्कीम है वो है बॉन्ड एंड वेट स्कीम। दोनों स्कीम्स जो है वो कंकरेंसी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों स्कीम्स जो है वो टाइम स्टैम्पिंग यूज कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ओल्डर और यंगर जो है उनको तभी पता चलेगा जब उनके पास टाइम स्टैम्प होगा। टाइम स्टैम्प अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब है वो ट्रांजेक्शन यंगर है, अगर ट्रांजेक्शन जो टाइम स्टैम्प है वो लोअर है उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो ओल्डर ट्रांजेक्शन है। ओके, सो इन वो बॉन्ड एंड वेट स्कीम हम क्या करते हैं, इफ द ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टिंग द लॉक इज ओल्डर देन द ओल्डर ऑफ द टू ट्रांजेक्शंस, दो ट्रांजेक्शंस हैं, यंगर ट्रांजेक्शन ने लॉक किया हुआ है और ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो लॉक रिक्वेस्ट कर रही है। ओके, ओल्डर ट्रांजेक्शन लॉक रिक्वेस्ट कर रही है, तो उस केस में वो क्या करेगी, ओल्डर ट्रांजेक्शन यंगर ट्रांजेक्शन को प्रीएम्प्ट कर देगी। प्रीएम्प्ट का मतलब ये है कि वो उससे लॉक छीन लेगी, ठीक है, उसको रोक देगी, उसको रोल बैक करेगी, ठीक है। और वो ऑब्वियसली अगर T1 ट्रांजेक्शन जो कि ओल्डर ट्रांजेक्शन है वो प्रीएम्प्ट करती है T2 को जो कि यंगर ट्रांजेक्शन है, तो T1 जो है वो T2 को रोल बैक करेगी पहला टास्क, और यंगर ट्रांजेक्शन प्रीएम्प्ट हो जाएगी और वो रीस्केड्यूल होगी विद द सेम टाइम स्टैम्प, वो बाद में रीस्केड्यूल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ओल्डर ट्रांजैक्शन को लॉक की ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ जो है वो पहले ऑलरेडी लॉक्ड होगी, अगर वो यंगर ट्रांजैक्शन ने उसको लॉक किया होगा जिसकी ओल्डर ट्रांजैक्शन रिक्वायर कर रहा है जिस लॉक को, तो ओल्डर जो है उसको उससे छीन लेगा लॉक, उसको उसको प्रीएम्प्ट कर देगा, उसको रोक देगा, उसको अबॉर्ड कर देगा ओल्डर यंगर ट्रांजैक्शन को, और यंगर ट्रांजैक्शन जो है वो रीस्केड्यूल होगी बाद में। इन केस अगर ओल्डर ट्रांजैक्शन ने लॉक किया हुआ है और यंगर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करती है उसको, तो यंगर ट्रांजैक्शन जो है उसका वेट करेगी, ठीक है। सो ये दो स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स के थ्रू हम बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल को मैनेज करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये जो ट्रांजैक्शन का चैप्टर है वो बस इतना ही था कि किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं जब मल्टी यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा होता है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो किस तरह से वर्क करता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम सिर्फ वो उसके एडवांटेजेस देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट का आपको शायद आइडिया हो या जिसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जो है वो आपका डेटा जो है वो स्टोर है, सिंगल जगह पे आपका डेटा जो है वो स्टोर नहीं है, मल्टीपल लोकेशन में आपका डेटा जो है वो स्टोर है, ठीक है। तो ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम DDBMS कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे आपका डेटा जो है उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है और मल्टीपल लोकेशन से डेटा एक्सेस करने की काबिलियत रखता है उसमें, ठीक है। सो वो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब आपका डेटा जो है वो एक जगह पे स्टोर है तो वो सिंगल, उसको हम वो सेंट्रलाइज्ड कहेंगे, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डेटा जो है वो एक ही लोकेशन पे, सिंगल पॉइंट पे आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है। अब उसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, और अगर आपका डेटा मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर स्कैटर्ड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं और इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सो लेट्स सी इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस देखते हैं और फिर इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ऑब्वियसली जो इसके डिसएडवांटेजेस होंगे वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस होंगे, और जो इसके एडवांटेजेस होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड के वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस होंगे। सो इसमें क्या कहता है कि डेटा जो है, इसके एडवांटेजेस जो हैं ये हैं कि डेटा जो है वो आर लोकेटेड नियर द ग्रेटेस्ट डिमांड साइट। ओके, जिस जगह पे, क्योंकि डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से जहाँ पे जिस डेटा की ज़्यादा डिमांड है
उस जगह पे वो डेटा स्टोर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मेरा अकाउंट जिस ब्रांच में है उस ब्रांच के नियर जो सर्वर है वहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक बंदा कराची में बैठा हुआ है, वो भी एचबीएल बैंकिंग उसका जो है वो क्लाइंट है और मैं भी एचबीएल बैंकिंग का क्लाइंट हूँ, ठीक है। सो मेरा डेटा जो है वो लाहौर में किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है और उसका डेटा जो है वो कराची के किसी सर्वर में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने मोस्टली जो है वो कराची में अपना डेटा यूज़ करना है, एक्सेस करना है, उसने एटीएम यूज़ करना है, मैंने लाहौर में यूज़ करना है, ठीक है। ऑल्दो कि वो दोनों कनेक्टेड है इंटरनेट थ्रू इंटरनेट, ये नहीं है कि वो लाहौर में आएगा तो उसका जो है वो कार्ड एटीएम यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। या मैं कराची में चला जाऊंगा तो मैं एटीएम यूज़ नहीं कर सकता, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ एटीएम, वो भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अब उसका जो डेटा है वो नियर डिमांड साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सर एक्सक्यूज मी, जी सर ये एग्जांपल जरा दोबारा समझाएं, कोई समझ नहीं आई। क्या हुआ? मैं ये अभी बात कर बता रहा दो। हूँ, अभी अभी कुछ भी समझा नहीं रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिगार्डिंग लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के लिहाज से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो डेटा है वो एक सिंगल लोकेशन के ऊपर स्टोर होता है, एक ही सर्वर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के केस में आपका जो डेटाबेस है, जो डेटा है वो आपका मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर स्कैटर्ड है, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर स्टोर है, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज जो ये है कि डेटा अगर आपका लोकल है, ठीक है, तो उसका ऑब्वियसली आपको फायदा होता है, ठीक है। तो नंबर वन। नंबर टू, फास्टर डेटा एक्सेस। ऑब्वियसली जब डेटा जो है वो लोकली स्टोर होगा तो उसकी एक्सेस फास्टर होगी एज कम्पेयर, अगर आपका ये सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके बिल्कुल ही पास और लोकली पड़ा हुआ है, और एक सर्वर जो है वो आपका किसी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों की जो एक्सेस होगी उनमें डिफरेंस होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फास्टर डेटा एक्सेस जो है वो आपको लोकली, अगर आपका डेटा स्टोर है तो लोकली जो डेटा है वो फास्टर डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है। मींस जिसको जहाँ पे डेटा चाहिए उसका डेटा वहाँ पे स्टोर है, लोकली स्टोर है, ठीक है। कराची में जो एचबीएल के क्लाइंट्स हैं उनका डेटा कराची में स्टोर है, लाहौर के जो एचबीएल के क्लाइंट्स हैं वो जो लाहौर उनका डेटा लाहौर में डेटाबेस सर्वर के ऊपर स्टोर है। पेशावर के जो डेटा एचबीएल के क्लाइंट्स हैं वो उनका डेटा जो है वो पेशावर के अंदर जो उनका एचबीएल का सर्वर पड़ा हुआ है वहाँ पे डेटा स्टोर है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर सिंगल सिंगल यूज़र डेटाबेस होगी तो सेंट्रलाइज डेटाबेस होगी, एक ही लोकेशन होगी। फॉर एग्जांपल लाहौर में अगर सबका डेटा पड़ा हुआ तो इस्लामाबाद वाले डेटा एक्सेस करेंगे, लाहौर वाले डेटा एक्सेस करेंगे, कराची वाले डेटा एक्सेस करेंगे, तो सेम सर्वर से वो डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनका जो डेटा है वो उससे फास्टर एक्सेस डेटा एक्सेस नहीं मिलेगी एज कम्पेयर अगर डेटा आपका डिसेंट्रलाइज्ड है, डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल यही है कि अगर आपके रिसोर्सेज कहीं कहीं जहाँ पे भी आपके रिसोर्सेज स्कैटर्ड होते हैं, अगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे। अगर एक ही यूनिवर्सिटी है, जैसे यूईटी पहले होती थी, तो सारे स्टूडेंट्स जो है यूडी की तरफ भागते थे, तो वो मतलब वहाँ पे फिर उसका ऑब्वियसली उसका मेरिट भी बड़ा हाई होता था और लोगों को भी स्टूडेंट्स को एडमिशन्स भी नहीं मिलते थे। तो इस तरह का सिनेरियो है कि जब आपके पास एक ही जगह पे सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, डेटा एक ही जगह पे सेंट्रलाइज होगा, तो वहाँ पे रश ही हो जाएगा वो एरिया, तो डेटा जो है उसकी एक्सेस फास्टर नहीं रहेगी, स्लो हो जाएगी। तो अगर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी जो एक्सेस है वो फास्टर हो जाएगी। तो इसका ये एडवांटेज है, डेटा फास्टर डेटा एक्सेस मिलती है आपको अगर डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, चूंकि सेवरल साइट्स के ऊपर आपका डेटा जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मैंने कोई सर्च की क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, तो अगर मेरे पास 10 लोकेशंस पे डेटा स्टोर है और हर लोकेशन पे 10 टेबल्स हैं, तो मैं इन पैरेलल आप 10 लोकेशन से वो डेटा सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्टर होगी, ओके। मींस के हर लोकेशन के ऊपर वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है इन पैरेलल। जब दूसरी लोकेशन के ऊपर वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो पहली तीसरी लोकेशन के ऊपर भी परफॉर्म हो रहा होगा, चौथी लोकेशन के ऊपर भी इन पैरेलल परफॉर्म हो रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है तो उसके ऊपर जब डेटा है आपका
उसकी जब आप क्यूरी लगाएंगे वो तो सीरियल उसकी डेटा प्रोसेसिंग होगी। ओके, तो ये इस बेसिकली ये इसका एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, थर्ड जो इसकी एडवांटेज है ग्रोथ फैसिलिटेशन। ग्रोथ फैसिलिटेशन का मतलब ये है कि अगर आप कल को कोई और लोकेशन पे आप एक नया डेटा सेंटर जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली ऐड दोज इनटू द नेटवर्क। मींस अगर आप नई लोकेशन बनाना चाह रहे हैं, नया डेटा सेंटर बनाना चाह रहे हैं, नया पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे नया सर्वर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इजीली उसको इंस्टॉल करके उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एज कम्पेयर्ड अगर आपके पास सेंट्रलाइज डेटाबेस है तो हो सकता है आपको डेटाबेस को पावर ऑफ करके करना पड़े और फिर उसमें रैक इंसर्ट करना पड़े, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इसकी जो ग्रोथ फैसिलिटेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड। ओके, नंबर 4 इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। इम्प्रूव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपको एक जगह से आपके पास असल में होता ये है कि आपका डेटा ये नहीं होता कि एक ही लोकेशन पे स्टोर है, आपका डेटा जो है वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर स्टोर होता है बैकअप के तौर पे। अगर एक जगह से आपका कोई फेलियर आ गया, सिंगल कोई सर्वर डाउन हो गया, उसके ऊपर रिक्वेस्ट बहुत सारी आ रही हैं, तो वो दूसरी दूसरी लाइन से दूसरे सर्वर से वो डेटा जो है वो एक्सेस करके लेके आ सकता है। इसको कहते हैं इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आपका डेटा स्टोर है तो आप एक लोकेशन से अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा तो आप दूसरी लोकेशन से अपना डेटा जो है वो एक्सेस कर लेंगे। जबकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में यही प्रॉब्लम होता है कि उसमें सिंगल पॉइंट फेलियर होता है। सिंगल पॉइंट फेलियर का मतलब ये है कि अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बैठ गई, डाउन हो गई, तो समझोगे कोई भी जो क्यूरी है वो एंटरटेन नहीं हो गई। ओके, तो ये इसमें सबसे जो मेजर जो सबसे एडवांटेज है डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड का वो ये है कि इसमें सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होता। ओके, नंबर 4 रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। वो किस तरह से? वो ये इस तरह से कि अगर आपने कोई एक नया जो है वो वर्क स्टेशन ऐड करना है, ठीक है, तो सिर्फ उसकी कॉस्ट आएगी, आप दूसरे वर्क स्टेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे होंगे। ओके, जबकि जो सेंट्रलाइज डेटाबेस होती है उसमें मेन फ्रेम सिस्टम होता है। मेन फ्रेम सिस्टम में लार्जर सिस्टम्स होते हैं जो कि एक ही जगह पे बहुत सारा डेटा स्टोर करने की काबिलियत रखते हैं। तो मेन फ्रेम सिस्टम को जब भी आपने उसको एक्सटेंड करना है, ऑब्वियसली उसकी रैम बढ़ानी है या प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है, तो उसमें आपने कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो ज़्यादा कॉस्टली होगी एज कम्पेयर्ड अगर आप कोई नया वर्क स्टेशन ऐड करते हैं, नया सर्वर ऐड करते हैं, नया सर्वर इंस्टॉल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में। ओके, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि यूज़र फ्रेंडली तो दोनों ही यूज़र फ्रेंडली होंगे। तो इंटरफेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, हाँ ये चीज़ हो सकती है कि यूज़र फ्रेंडली इस पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि अगर अगर सिंगल सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो हो सकता है आपने उसको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप उसको यूज़ कर रहे हो, वो लिनक्स के थ्रू आप यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ के थ्रू यूज़ कर रहे हो। तो इसमें ये हो सकता है कि आप जो कि मल्टीपल आपके पास वर्क स्टेशन हैं तो आप मल्टीपल GUI प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हर यूज़र फ्रेंडली जो है जो इंटरफेस में आप प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को विंडोज़ पे कमांड है तो वो विंडोज़ यूज़ कर ले, अगर किसी को लिनक्स में कोई लिनक्स की यूज़ करना चाहता है तो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस वजह से ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लेस डेंजर ऑफ सिंगल पॉइंट फेलियर। ऑब्वियसली मैंने अब ये पॉइंट जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर एक पॉइंट के ऊपर एक कंप्यूटर समहाउ कि डिजास्टर की वजह से कोई जल्जला आ गया, वो स्विच ऑफ हो गया है वर्क स्टेशन, या उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो गया है, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप दूसरे पॉइंट्स दूसरे वर्क स्टेशन से डेटा जो है वो गेट करके लेके आ सकते हो क्योंकि डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल साइट्स के ऊपर। ओके, तो इट इज़ वाई लेस डेंजर फॉर सिंगल पॉइंट फेलियर, इसमें सिंगल पॉइंट फेलियर कम होता है। ओके, नंबर लास्ट पॉइंट जो है वो ये है प्रोसेसर इंडिपेंडेंस। इसमें आपकी जो कॉपीज हैं, डेटा जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर स्टोर होता है, इस वजह से इसको हम प्रोसेसर इंडिपेंडेंस कहते हैं कि एंड यूज़र जो है वो किसी
हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, नो मोर देन वन प्रोसेसर हार्डवेयर डिपेंडेंट, तो उसका डेटा जो है वो इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल है। तो अगर ये सर्वर जो है खुदा ना खास्ता इसको कोई मसला हो जाता है, ठीक है, तो कुछ सैलाब आ जाता है कोई, तो ये गया तो मेरा डेटा गया, तो ऐसा नहीं होता। एक जगह पे अगर कोई डिजास्टर आ भी जाता है तो आपकी डेटा की मल्टीपल कॉपीज होती हैं, तो आपका डेटा कहीं कहीं और जो है वो स्टोर होगा बैकअप के तौर पे। तो इट प्रोवाइड्स यू सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे दूसरी साइड पे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस जो हैं वो भी आप खुद से पढ़ सकते हो कि उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या हैं, ये साथ में ये मेंशन है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने इतना ही डिस्कस करना था, ये छोटा सा, कि ये आपका ओवरऑल जो कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन करवाऊंगा आपकी कि हमने इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, और एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से, फाइनल एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा। तो होपफुली कि आपको